विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं विजय कुशवाहा। आज से हमारा फोकस रहेगा यूपी पुलिस की वैकेंसी। आज मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस का 28 जनवरी 2019 का पहले शिफ्ट में पेपर। पहले हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स करेंगे, फिर हम मॉडल क्वेश्चन करेंगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष 12 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय की। उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया है या इंग्लिश वाला नहीं लिख लिया है क्योंकि यूपी पुलिस में हिंदी मांगता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा क्वेश्चन। इसने कोई बंदा है एक्स, पूरे डिस्टेंस तय की है इसने 75 किलोमीटर की, और टोटल कितना समय लिया उसने? 8 घंटे लिए हैं। इसमें से कुछ उसने पैदल तय की है। जो पैदल तय की है उसने, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। शेष उसने साइकिल से तय की है। जो साइकिल से तय की है वो 12 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तय की है। पैदल जो चल रहा है वो कितनी दूरी तय चला, पैदल चला वो कितनी दूरी तय कर चला, ये निकालना है हमें। तो हम मेथड 1 देखते हैं पहले, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक t1, पैदल जो चला उसमें लगा t1 समय, फिर साइकिल से चला उसमें लगा t2 समय। तो t1 प्लस t2, पूरी यात्रा के समय जो था वो कितने घंटे का था? 8 घंटे का। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। कुल चली गई दूरी में कितना समय लगा? 8 घंटे। पैदल चला हमने मान लिया t1 समय लगा, साइकिल से चला हमने मान लिया t2 समय में लगा, टोटल 8 घंटे लगे। मैं थोड़ा आराम से समझाऊंगा, यूपी पुलिस के हिसाब से मैं समझाऊंगा। समय, और हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो ये यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी तय किया? हमने मान लिया d, क्योंकि यही निकालना है। किस चाल से इसने तय किया? 5 की स्पीड से। फिर जब ये साइकिल से चला, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या थी? टोटल डिस्टेंस, ये मैंने अगर d मानी है, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 75 किलोमीटर है, तो ये हमारी कितनी बचती है? 75 माइनस टी। तो ये डी दूरी साइकिल से जो चला वो 75 माइनस टी चला। कितनी स्पीड से चला वो? 12 की स्पीड से चला। टोटल समय लगा उसे 8 घंटे। यही इक्वेशन बनानी थी हमें बेसिक रूप से, और ये बेसिक है। अभी हम इसको आगे भी सीखेंगे दूसरे मेथड से। इसे सॉल्व करने का तरीका समझिए। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं d/5, इसे लिख सकते हैं 75/12 माइनस का d/12। ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 4 3 25। d/5 है, d/12 है, एक साथ रख लें इसको। d/5 है माइनस का d/12 है। मेरे पास 25/4 है, जिससे मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा 8, माइनस का 25/4 हो जाएगा। ये 12 है, 5 है, सिंपल करेंगे इसे 7/60d, 32 7 7/4
7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, डी इधर आ जाएगा ऊपर और 15 बचेगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। यानी कि पैदल वो चला कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर चला। ये हमारा मेथड 1 है। मेथड 2 मुझे समझाना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसे हटाना होगा स्पेस बनाने के लिए। चलिए, मेथड 2 सेकंड मेथड देखिए। पैदल चला, साइकिल से चला। ये पैदल चला 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और साइकिल से चला 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल समय लगा उसे 8 घंटे। टोटल डिस्टेंस चली उसने 75 किलोमीटर। आपने एलिगेशन पढ़ा होगा, बाय एलिगेशन रूल सीखने से। एलिगेशन रूल कहता क्या है, पहले हम इधर समझते हैं। तो मान लीजिए आपने एक जगह से 8 रुपये पर केजी के हिसाब से आलू खरीदे, दूसरी जगह आपने 12 रुपये पर केजी के हिसाब से आलू खरीदे। दोनों को मिलाना चाहते हैं और मिलाकर उसका दाम आप 9 रुपये पर केजी रखना चाहते हैं। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिफरेंस बनाएंगे। 8 9 का डिफरेंस कितना होगा? 1। 12 एंड 9 का डिफरेंस कितना होगा? 3। ये बताएगा कि ये वाली आलू की किस्म 3 के अनुपात में मिलाई जाएगी और ये वाली आलू की किस्म 1 के अनुपात में मिलाएगी, 3:1 का। मतलब अगर आपने ये 6 केजी मिलाया है तो ये वाली ये दुगना मिलाया ना, तो दुगना ये आपने 2 केजी मिलाया। दूसरा समझिए, ये कैसे पता चलेगा कि ये केजी का रेशियो है? ये जो रेशियो मिला वो केजी का रेशियो है। हमने तो रुपए पर केजी लिया था, 12 रुपए पर केजी लिया, 9 रुपए पर केजी लिया, तो केजी क्यों आएगा? केजी का रेशियो क्यों देगा? रूल कहता है जब भी ये नीचे जो दे रखा है आपको, है ना, रुपए पर केजी, रुपए पर केजी, जब भी आप एलिगेशन लगाएंगे तो ये नीचे वाली यूनिट है, इसी का हमेशा रेशियो मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो लगा दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ मिक्सिंग हुई है, यहाँ पर भी मिक्सिंग हुई है। कैसे मिक्सिंग हुई है? थोड़ी सी दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, शेष 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टोटल टोटल स्पीड यहाँ से निकाल लें। टोटल टोटल स्पीड कितनी बनेगी उसकी? दूरी बटे 4। कितनी स्पीड से चला? तो स्पीड 1, स्पीड 2 और स्पीड मिक्स की हुई। हम एलिगेशन लगा सकते हैं। छोटी सी दूरी की स्पीड, अगली दूरी की स्पीड और टोटल स्पीड। अगर ऐसा होता है तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। लगा लीजिए भाई। स्पीड पैदल चला वो 5 की स्पीड से और साइकिल से चला वो 12 के स्पीड से, और कुल मिलाकर उसकी औसत चाल कितनी बनी है? 75/8, 75/8। अब इस कैलकुलेशन को समझिएगा। यहाँ डिनोमिनेटर यानी हर में कितना? 8 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे 8 लेके आऊँगा, ऊपर 8 लेके आऊँगा। नीचे 8 लेके आऊँगा, ऊपर 8 लेके आऊँगा। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, नीचे 8 लेके आऊँगा, ऊपर भी 8 लेके आऊँगा। डिनोमिनेटर 8, डिनोमिनेटर 8, डिनोमिनेटर 8। अब सबका घटाना आसान। अब हम 8, 8 और 8 पे फोकस नहीं करेंगे। ये 40 है, ये 75, डिफरेंस कितना बनेगा? 25/8। ये 75 है, ये 96 है। 96 में से 75 घटाओगे तो आपका बचेगा, सॉरी, 12×96 होता है ना, 96। 21/8 रेशियो बनेगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 7 5। ये जो रेशियो में ना आपको
3:5 का मिला। ये रेशियो है किसका? ये रेशियो है किसका? यहाँ क्या था, स्पीड क्या होती है? हमें पता है स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब ये रेशियो क्या होगा हमारा? ये हमारा रेशियो किसका होगा? टाइम का रेशियो होगा। यानी 3 और 5 किसका रेशियो है हमारा? टाइम का रेशियो। तो हमें टोटल लगा कितना समय? हाँ, हाँ। तो हमें ये 5 वाली यानी कि इस 3 वाली टाइम्स को निकालना है। तो हमें टोटल समय कितना था हमारे पास? टोटल समय 8 घंटा था। तो 8 घंटे को बांटना मुझे 3 और 5 के रेशियो में बांटना, तो सीधा सीधा बट ही जाएगा भाई। 8 घंटे थे टोटल लगा, 8 घंटे में 3 और 5 के बांटना ही बांटना है। इसका मतलब है इसे 3 घंटे ही लगे हैं पैदल यात्रा में, और साइकिल से उसे 5 घंटे ही लगे हैं। अब दूरी निकालनी है भाई। 3 घंटे चला, कितनी स्पीड से? वो 5 की स्पीड से चला। 3 पंजे 15 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। उम्मीद है इसे समझे होंगे आप। नहीं समझे तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करेंगे। इन्होंने क्या किया? एक गोला, इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया, है ना। ये हमारा स्फीयर है और ये हमारा क्या है? कोन है। गोले को पिघलाकर शंकु बनाया। पिघलाया, जब हम एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं, पिघलाकर बदल रहे हैं ना, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम। आकृति बदलेगी, आयतन नहीं बदलेगा। ये ठीक उसी तरह से है। ग्लास में पानी है, ग्लास की शेप में है। जब आप उसको थाली या प्लेट में डाल दोगे तो प्लेट की शेप बदलेगा, लेकिन उसकी आयतन तो नहीं बदलेगा। वैसे ही जब हम इनको पिघला कर बदलेंगे आकृति, तो इनका आयतन कैसा रहेगा? सेम। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारा कॉन्सेप्ट। अब हमें पता है गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर क्यूब। रखते हैं वैल्यूज। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ये 10 सेंटीमीटर है। देखिए पाई से पाई पहले कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए। ये हमारा 10 इंटू 10 इंटू 10 है। हमारा ये निकालना है ना। और 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, गलती हो गई। इसका शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर हमें इसका मिला 10, 10 इंटू 10। और आर तो पूछा है हमसे, आर स्क्वायर, आर तो हमसे पूछा है। एच, एच 10 दे रखा है। तो एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 400 आर स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी बन जाएगी इसकी? 20। शंकु का व्यास पूछा है, ये शंकु की त्रिज्या बनी और व्यास क्या होगा? मैं इसे 2 से गुणा कर दूं, इसका व्यास कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या का दूना व्यास। तीसरा क्वेश्चन, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 3 से शुरू होने वाले, मैंने 3 लगातार 5 पूर्णांक हैं। 3, 4, 5, 6, 7, यही तो 5 पूर्णांक होंगे। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अभी हम इसका एवरेज कितना बताते हैं भाई? इसका एवरेज होगा 5। अभी इनका एवरेज कितना है? 5। ये कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 4, 6, 8, 15, 20, 25, 30, 35। 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13,
कितने हैं देते हैं। देखिए ये एक समांतर श्रेणी है। 4 में 2 जोड़ के 6, 6 में 2 जोड़ के 8। समांतर 2-2 का डिफरेंस चल रहा है। 15, 5 ऐड कीजिए 20, 5 ऐड कीजिए 25, 5 ऐड कीजिए 30, 5 ऐड कीजिए 35। 5 का डिफरेंस चल रहा है, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। 3 ऐड करेंगे 7, 3 ऐड करेंगे 10, 3 ऐड करेंगे 13। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या समांतर श्रेणी में जो मिडिल पॉइंट होता है वही उसका क्या होता है, एवरेज होता है। जो मध्य बिंदु होता है वही उसका एवरेज होगा। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक बीच वाला ही क्या होगा, इसका एवरेज होगा। 4, 7, 10, 3, तो 8, 7 और 10 के बीच में तो इसका एवरेज होगा। 7, 7 एंड 10 के बीच में तो इसका एवरेज होगा। अब ये कैसे निकलेगा? इन दोनों के बीच में गैप कितने का, 3 का है। जाहिर सी बात है यहाँ कितने का गैप होगा, 1.5 का गैप होगा। 7 में जोड़ दीजिए 1.5, 7 में 1.5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8.5। अब आ जाइए यहाँ पे। इसी आधार पे मैंने क्या कहा, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पूर्णांक हैं। अब इसमें 5 3 से शुरू होने वाले थे ना, 3 से शुरू होने वाले, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। तो ठीक बीच वाला ऐसा बिंदु 5 है, यही तो इसका एवरेज था। अब क्या हुआ, कह रहा है यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दीजिए 7 को, तो बचेगा हमारे पास क्या, 3, 4, 5, 6 बचेगा। अब इसका एवरेज मुझे पहले बताया क्या होगा, जो मिड पॉइंट होगा वही तो एवरेज होगा। तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, इसका मिड पॉइंट 4 और 5 के बीच में यहाँ होगा। और ये कितना होगा, 4.5 होगा। कैसे, क्योंकि इनके बीच में 1 का डिफरेंस है। जब 1 का डिफरेंस हो तो इसमें आधे का डिफरेंस होगा, नहीं होगा, आधे आधे का। इसका मतलब इसका एवरेज कितना हो गया, 4.5 हो गया। अब क्या कह रहा है, एवरेज में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए, पहले 5 था, अब कितना रह गया, 5, 4.5 रह गया। कितनी कमी हो गई, 0.4 की कमी हो गई। किससे कमी हो गई, 5 से। 10% की कमी हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल कितना है, 60 है। तो इसका ऑप्शन में देना चाहिए था, भूल गया। नहीं, ऑप्शन से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि योग कहा है। कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 60 है, बस यहां से पकड़ना। 60 एक गुणनफल है ना, एक प्रोडक्ट है ना, गुणनफल 60, 64 सॉरी, 64 क्या है, एक गुणनफल है। अब ये किन का गुणनफल हो सकता है, एक तो 64 इंटू 1 का हो सकता है प्रोडक्ट, और 16 चौक 64 का हो सकता है ये, और 32 दूनी 64 का हो सकता है, और 8 8 8 टू 64 हो सकता है। अब ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योगफल है जिसका गुणनफल 64 है। तो मुझे ऑप्शन देना चाहिए था। 24 कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन 16 कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन 10 कर दीजिए, चौथा ऑप्शन 9 कर दीजिए। चलिए देखें, ये दो पूर्णांक हैं, इनका गुणनफल हमें 64 मिला, 16 और 64 मिला। क्या इनका योग, इनका सम, क्या इन दोनों का सम हमें यहाँ मिला 65, इनमें से कोई है, नहीं है, हटा दीजिए। इनका सम 16 4 20 है, नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। 32 दो कितने होते हैं आपके, 34 है क्या, नहीं है। 8 और 8 16 है। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। समझ गए, सीधा सीधा कह रखा है, ऐसे दो पूर्णांकों का योगफल होगा, इनमें से कोई होगा योगफल, कौन सा होगा ये निकालना था, जिनका गुणनफल कितना, 64 है। 64 है गुणनफल, तो 64 का हमने फैक्टर बना कर देख लिया।
64 के हमने फैक्टर बना कर थे, इनका योग चेक करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। कि इसके लिए भी मुझे ऑप्शन देना चाहिए था। 5, 4, 3, 6। एक तो हम बाई ऑप्शन करते हैं पहले। मेथड हम फर्स्ट देख रहे हैं बाई ऑप्शन। ध्यान समझिए, ये 1200 में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 12 और इसे क्या लिख सकता हूँ 100। ये पहले से ही पूर्ण वर्ग है, बोलिए है कि नहीं? 1200 पहले से पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? अब मुझे 12 को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 12 में से मैं 4 एक पूर्ण वर्ग निकाल लूं, मेरे पास क्या बचेगा 3। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से किससे गुणा करूंगा? सीधा सीधा 3 से तो गुणा करूंगा। 3 से गुणा करते ही ये 4 मिल जाएगा, मुझे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये मिल जाएगा 100। पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग। 9 तक 3600 होगा इसका पूर्ण वर्ग। दूसरा तरीका क्या है? 1200 के फैक्टर बनाइए भाई। और कोशिश ये करते हैं, हम जब 1200 के फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर बनाते समय पूर्ण वर्ग के केस में, पूर्ण वर्ग बनाने के केस में हम कोशिश ये करते हैं कि किसी ना किसी स्क्वायर से इसे काटें। स्क्वायर हमारा क्या हो सकता है? 4 हो, 9, 16, 25, इससे ऊपर कैलकुलेशन नहीं होगी आपकी। तो हम इसे किससे काट सकते हैं? बस देखिए 2 जीरो तो हमें वैसे दिख रहा है फालतू में, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100 एक वर्ग है, आसान से हटा दीजिए, बचेगा 12। फिर किससे काटिए? अगला वर्ग कौन सा हमारा? 4 हटाइए 3। देखिए आपने क्या किया, 1200 के फैक्टर बना लिए। 100 जो एक पूर्ण वर्ग है, 4 जो एक पूर्ण वर्ग है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मुझे इसमें गुणा करनी है। वो कह रहा है ना, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 1200 को गुणा किया जाए, इसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण बनाने के लिए गुणा किया जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसे पूर्ण बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से तो गुणा करूंगा। 3 से गुणा करते ही ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इस तरह से एक वर्ग हमें ये मिलेगा, एक वर्ग 4 मिलेगा और एक वर्ग पूर्ण 9 मिलेगा। और इस तरह से वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा और हमारा आंसर क्या होगा? 3। नेक्स्ट देखिए, बहुत आसान। इसे हम क्या करते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। 64 का वर्गमूल क्या होता है हमारा? 8। 73 और 8 कितना हो जाएगा हमारा? 81। 81, 81। अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 9। 27 एंड 9 कितना होता है? 36। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। 3 और 6 हो जाएगा हमारे पास 9। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो आंसर क्या मिलेगा? 3। बड़ा आसान सा है, हमेशा इसे राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 और 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 29 है, तो y का मान ज्ञात करेंगे। समझिएगा ध्यान से। x का रेशियो 4 है, y का रेशियो 5 है? x का रेशियो 4 है, y का रेशियो 5 है। इसका मतलब है जहां जहां हमारे पास x है, जहां जहां हमारे पास x है, वहां हम 4 रख सकते हैं, y हम 5 रख सकते हैं। 28, 30, इसकी 28 और 30, 58। 58 की वैल्यू 29 मिल गई हमें, है ना? 58 रेशियो की वैल्यू, क्या बनेगा हमारा? रेशियो की वैल्यू हमें कितनी मिली? 29। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? एक रेशियो वाली 29 अपॉन 52, 58 सॉरी, 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इस तरह से हमारे एक रेशियो की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। y हमारा कितना था? 4 था ना? y हमारा कितना? 4। एक रेशियो की वैल्यू आधी है, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी? 2। नेक्स्ट देखते हैं।
दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त्य क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, इन्होंने एचसीएफ दे रखा है आपको 2, एलसीएम आपको दे रखा है कितना 60। जब भी एलसीएम और हाँ, आगे देखा संख्याओं में से एक संख्या दूसरे से 14 अधिक है। क्या समझिएगा, जब भी एचसीएफ मिला हो तो आप एचसीएफ को शामिल करते हुए संख्याएं मान सकते हैं। तो आप संख्याएं मान सकते हैं एचसीएफ को शामिल करते हुए। हमने मान लिया पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2y हो जाएगी। ध्यान समझिए, जब भी आपको एचसीएफ मिला होता है आप उसको साथ लेकर संख्या मान सकते हैं। आगे दे रखा है एलसीएम कितना है 60। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा x इंटू वाई बचेगा, और इस तरह से एलसीएम यहाँ कितना मिला हुआ है 60, है ना। एलसीएम निकालते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना x और यहाँ कितना बचेगा y। x इंटू वाई कितना हो गया हमारे पास 30। फिर क्या कह रहा है, इन दोनों का योग, इन संख्या एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, योग नहीं, एक संख्या दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। तो मैं अगर 2x में से 2y घटा दूं, यहां से आ जाए 2x में से 2y घटा दो तो मुझे 14 मिलेगा 14। x माइनस वाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए अब मुझे समझिए ध्यान से, दो संख्याओं गुणनफल 30 है और उनका अंतर कितना है 7 है। कैसे निकालेंगे संख्याएं, कैसे निकालेंगे, बस फैक्टर बना लीजिए 30 इंटू 1। क्या इन दोनों का अंतर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। और तोड़िए 15 इंटू 2, क्या अंतर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है 2। 6 इंटू 5, क्या डिफरेंस इनका आ रहा है, नहीं आ रहा है। 10 इंटू 3, देखिए 10 इंटू 3 का डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें 7 मिल रहा है डिफरेंस, यानी कि x हमारा 10 है तो y हमारा क्या है 3 है। अब सबसे छोटी संख्या पूछी थी, छोटी संख्या हमारी क्या थी, हमने 2x को में से y घटाया ना, तो ये हमारी बड़ी संख्या थी। घटाने से पता चल रहा है ना, हमने इसमें से ये घटाया तो बड़े में से छोटा घटाते ये बड़ी संख्या हो गई, ये हमारी छोटी हो गई। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 2 इंटू 3। नेक्स्ट देखते हैं, 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की गई। बी को ए से कितनी अधिक कैंडियां मिली। बड़ा आसान आसान से क्वेश्चन दिए भाई इन्होंने, 2019 के हिसाब से तो बड़ा आसान है इनकी। आपको इसके अनुसार नहीं चलना, आपको बस देख लेना है। एक्चुअल में आपकी तैयारी कम से कम इससे अच्छी होनी चाहिए, लेवल अच्छा होना चाहिए। 2019 और 2024 में जमीन आसमान का अंतर है, तो लेवल भी अच्छा होना चाहिए। 4:9 में बांटना है, 39 कैंडियों को बांटना है, तो 4 और 9 होता है 13। तो भाई 13 रेशियो की वैल्यू कितनी है 39, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो बी को ए से कितनी अधिक मिलेंगी, ये बी है, इस बी को 9 मिली है तो ए को कितनी मिली होंगी 4 मिली होंगी। कितनी अधिक मिली 5, एक रेशियो की वैल्यू 3 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी 15। नेक्स्ट, 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2228 में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी। चलो मान लेते हैं लागत मूल्य कितनी थी वस्तु की x, उसका दाम 10% बढ़ाया गया पहले 110 पे 100, फिर 30% बढ़ाया गया 130 बटे 100, ये अंकित मूल्य बना दिया गया। ये लागत मूल्य थी, 10% बढ़ाया दाम, फिर 30% बढ़ाया, अब उसे 20% की छूट पर बेच दिया। 20% की छूट देने का मतलब है 80% पे बेचा, 80% बेच दिया और फाइनली बिकी कितनी जाके 2288 की बिकी। 1 2 1 2 1 0 और चला जाएगा।
ये 100 इधर आ जाएगा, 2 2 8 8 इंटू 100 हो गया। अब ये एक 10 बचा है ये वाला, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, एक 10 और बचा, यहाँ आ जाएगा। अब 11 13 और 8 कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। 11 13 एंड 8 काट दीजिए भाई 11 से, 11 दूनी 22, 0 11 अट्ठे 88, फिर 13 दूनी 26, 13 1 7, 13 6 78, 8 दूनी 16, 2000। आसान सा था, जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए था। 600 रुपए में खरीदा गया, जिस दाम पे हम खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कितने में खरीदा, 600 रुपए में। सिलाई शुल्क में 40 रुपए और देने पड़े भाई, 40 रुपए और लगा दीजिए, टोटल सीपी कितना हो गया, 640 रुपए हो गया। इसे बेचना है 12.5% के लाभ पे। 12.5% कितना होता है आपका, ये होता है 1/8। फ्रैक्शन आपको याद करना पड़ेंगे। इसका 3 गुना 37.5% होता है, 3 गुना 3/8। इसका 5 गुना कितना होता है, 62.5%। ये 5 गुना होगा तो 5/8। इसी तरह से इसका 7 गुना 7 गुना 87.5% होता है। ये कितना होता है, 7/8। इन्हें याद कर लीजिएगा आपको। 12.5% होता है 1/8, 37.5% 3 गुना होता है 3/8, इसका 5 गुना 62.5% 5/8, इसका 7 गुना 87.5% 7/8 होता है। ठीक है, 640 रुपये में खरीदी, अब उसे बेचना है 12.5% का लाभ लेने के लिए। तो 640 की चीज़ बेचना है, हमें चाहिए 1/8 का लाभ, यानी कि इसे 9/8 में बेचना पड़ेगा। 8 की चीज़ एक को बढ़ा, 8 रुपये की चीज़ 1 रुपये बढ़ाकर 9/8 में बेचना पड़ेगा। 8 9 72, 720 रुपये में बेचना पड़ेगा। एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, चलिए सीपी कॉस्ट प्राइस 2500 रुपये। दुकानदार इसके अंक की कीमत पर 12.5% की छूट अनुमति देता है। डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने का, डिस्काउंट दिया रहा है 12% का, और फिर भी 10% का प्रॉफिट मिलता है उसे, 10% का प्रॉफिट मिलता है उसको, 10% का प्रॉफिट मिलता है। वस्तु की अंकित एमआरपी निकालना है, सीधी सी बात है एमआरपी। देखिए, जब भी आपको प्रतिशत छूट मिली हो और प्रतिशत लाभ मिला हो, जब भी प्रतिशत छूट मिली हो प्रतिशत लाभ मिला है, तो आप सीधे सीपी और एमआरपी का रेशियो बना सकते हैं। सीपी और एमआरपी का रेशियो बना सकते हैं। छूट का मतलब कम होना होता है, तो 100 में से 12 घटा के लग दीजिए 88, ये सीपी का रेशियो मिलेगा। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ यानी बढ़ना, 100 में 10 जोड़ के कितना होगा, 110। ये सीपी और एमआरपी का रेशियो सीधा सीधा मिलता है। इस ट्रिक पे मैंने पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर बनाया है, इसे देख लीजिएगा, डिस्काउंट चैप्टर करके, डिस्काउंट करके होगा, डिस्काउंट में ट्रिक। काफ़ी क्वेश्चन इस पे आते हैं, इसलिए बनाया था मैंने। तो हमें क्या मिला हुआ है, सीपी मिला हुआ है, नहीं सीपी मिला हुआ, सीपी का मतलब 88 की वैल्यू मिली है। 88 की वैल्यू कितनी मिली है हमें, इसे और सिंपल करना चाहो तो कर सकते हो, तो जैसे 11 से कट रहा था 11 से कट रहा था, कोई बात नहीं, बाद में हमसे पूछा है एमआरपी के बारे में, 110 के बारे में। 11 10 11 8, 4 से काटी 4 2, ये 25 बार में जाएगा, फिर 2 से 5 में काटिए, ये 25 625, अब 5 625 को मैं 5 से इंटू करूँगा, 31 25 हो जाए एमआरपी। ठीक है, उम्मीद है ये ट्रिक समझ में आई होगी आपको, ये ट्रिक है। इसको लेक्चर मैंने बना रखा है 1.5 घंटे का, आप देख लीजिएगा इस पे, डिस्काउंट पे, ट्रिक पे। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए इसका।
डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना 12% का, प्रॉफिट लिया जा रहा है कितना 10%। 12% क्या होता है भाई, 4% हमारा कितना होता है 1/25, तो 12% यानी 12% कितना हुआ 3/25, तो ये हमारा हो गया 3/25। 10% तो आसान है, 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10। अब बेसिक हमारा क्या कहता है, बेसिक हमारा क्या कहता है, हम डिस्काउंट किस पे लेते हैं एमआरपी पे, यानी कि 25 रुपये एमआरपी है, हमने 3 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो वो बेचा कितने का है 22 का, ये प्रॉफिट है। तो 10 प्रॉफिट है या लॉस हमेशा किस पे देखते हैं सीपी पे। अगर हमने 10 की चीज़ खरीदी है, उसे 1 के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो कितने की बिकेगी वो 11 पे। ठीक, अब एक प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो रही है, प्रॉब्लम क्या खड़ी हो रही है, वस्तु एक ही है, उसे एक ही बार बेचा गया है। अब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि एसपी कितना 22 रुपये और एक तरफ कह रहे हो एसपी कितना है 11 रुपये, तो समस्या है ना, वस्तु एक ही है तो एसपी भी एक ही होगी, तो यहाँ 11 को 22 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से, बस। सी अब ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए, तो सीपी यहाँ से मुझे कितना मिला, सीपी मिल गया मुझे 20 और एमआरपी कितना है हमारे पास 25, हमें सीपी दे रखा था 2500, तो 20 की वैल्यू कितनी मिली हुई है मुझे 2500, और एमआरपी पूछा है मुझसे 25 की वैल्यू पूछी, 25 की वैल्यू पूछी, ये गया ये, अब 5 2 से ये गया 5 ये वाला, अब फिर से आपको कितना मिला 31, ये इसका कॉन्सेप्ट था। इसे ये हमारा जो है फ्रैक्शन मेथड कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो रिवाइंड कर लीजिए बार बार। नेक्स्ट 13, 4% प्रति वर्ष की साधारण प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दुगने हो जाएंगे। अच्छा, ब्याज दर हमारा कितना है 4%, साधारण ब्याज दर के हिसाब से दिया गया उधार, कितने वर्ष में पूछा है समय, कितने वर्ष में वो 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे, तो ये मूलधन हमारे पास कितना 1500 रुपये है, दुगने चाहिए, दुगने करने हैं भाई, यानी मिश्रधन हमें कितना चाहिए 3000 चाहिए, 3000 देने का मतलब है कि हमें ब्याज कितना चाहिए, ब्याज कितना चाहिए हमें 1500 रुपये, है ना। अगर मूलधन 1500 रुपये है, मुझे मिश्रधन दुगना, मूलधन 1500 रुपये से दुगना करना है, यानी 3000 करना है, इसका मतलब ब्याज मुझे 1500 तो चाहिए, बस। अब चाहे तो एस आई इक्वल टू पी आर टी निकाल लीजिए, नहीं तो 1 साल का यहाँ से ब्याज निकाल लीजिए, 1500 है हमारे पास, 4% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 0 0 15 चौक 60 रुपये हो जाएगा। अब मुझे चाहिए टोटल ब्याज कितना चाहिए 1500 का, 1 साल में 60 रुपये मिल रहा है, तो कितने साल में मुझे 1500 मिलेंगे, 1500 को डिवाइड कर दें 60 से, 25 रुपये, 25 वर्ष, 25 वर्ष लगेंगे टोटल। आप यहाँ से एस आई इक्वल टू पी आर टी भी बना सकते थे, एस आई इक्वल टू पी आर टी से भी बना सकते थे, है ना। मूलधन कितना है हमारा, मूलधन मूलधन हमारा कितना है 1500 रुपये, ब्याज दर कितनी है 4, समय पूछा है अपॉन 100, ब्याज भी तो हमें 1500 रुपये ही चाहिए ना, देख चुके थे हम लोग, दुगना करना है, 15 15 कैंसिल होगा, 4 से गया है 25, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। नेक्स्ट, 1000 रुपये 2 वर्षों में 11, अच्छा ठीक है, मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है मेरे पास 1000 रुपये, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष का, और मिश्रधन कितना है 1144 रुपये 90 पैसे, मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है, साधारण, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज किस ब्याज दर से कह रहा है, किस ब्याज दर से हमें ये कंडीशन मिलेगी 1000 2 वर्षों में इतने रुपये हो जाएंगे,
देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी मुझे ब्याज कितना मिला, 2 साल में ब्याज कितना मिला है, 1144 में से ये जाएगा 144 रुपये 90 पैसे मिला। ठीक, चलिए, मेरा तरीका स्लैब मेथड है। मेरा तरीका क्या है? स्लैब मेथड। कई तरीके से बनाया जा सकता है। स्लैब मेथड में क्या करते हैं, हम 1 साल का ब्याज रखते हैं, यहाँ पे 1 साल का ब्याज रखते हैं, और यहाँ पे ब्याज पे ब्याज रखा था, पिछले साल का ब्याज। अब देखो, हमें चाहिए 144 रुपये 90 पैसे। 144 रुपये 90 पैसे का मतलब समझ रहे हैं, लगभग 140 रुपये चाहिए 2 साल में, यानी कि मुझे 70 रुपये ब्याज चाहिए 1 साल में लगभग। यहाँ समझिए, 2 साल में 144 रुपये 90 का ब्याज मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज है। मैं इसे 140 रुपये कर दूं, तो मैं साधारण ब्याज 2 साल का कह सकता नहीं कह सकता हूँ, है ना? तो इसका मतलब है मुझे 1 साल में साधारण ब्याज कितना चाहिए, 70 रुपये के आसपास। 1000 का 70 रुपये ब्याज कब मिल सकता है? जब आपका 7% चक्रवृद्धि ब्याज दर हो, जब आपका 7% चक्रवृद्धि ब्याज दर हो। देख लिए, ये आपके पास कम समय है तो आप ऐसे बना सकते हो। हमसे समझिए मैंने क्या किया। 2 साल का सीआई कितना, 144 रुपये 90 पैसे। इसका मतलब मैं अगर 140 रुपये 2 साल का साधारण ब्याज मान लूँ, अज्यूम कर लूँ, है ना? क्योंकि ये जो 4 रुपये 90 जो है ब्याज पर ब्याज वाला होगा, तो 140 रुपये मैं मान लूँ, तो 1 साल का ब्याज हमारा कितना हो गया, 70 रुपये हो गया। अब बताइए, 1000 रुपये है, इस पे 70 रुपये चाहिए 1 साल का ब्याज, तो जाहिर सी बात है ब्याज दर 7% तो होगा नहीं? अगर चेक कर लीजिए, बना लीजिए, यहाँ पे क्या रखते हैं हम, 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज, और यहाँ पे ब्याज का भी ब्याज। अब 1000 का 7% हमारा 70 रुपये ही तो होगा, तो मैं यहाँ 70 रख लूँ 1 साल का साधारण ब्याज, यहाँ लग लूँ 70 1 साल का साधारण ब्याज, और इस पे 7% कितना होगा, 7 सते 49, 4 रुपये 90 पैसे। देखिए 2 साल का सीआई बन गया नहीं बन गया, 70 70 144 4, 140 4 44, 44 रुपये 90 पैसे। इसका मतलब ब्याज दर हमारी क्या है, 7%। नेक्स्ट, ए बी और सी के मध्य 1152 रुपये का नुकसान 7 8 9 के अनुपात में विभाजित करना है। तो ए का हिस्सा क्या होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया। ये ए को चुकाना होगा, ये बी को चुकाना होगा, ये सी को चुकाना होगा। टोटल 1152 रुपये चुकाने हैं। तो टोटल सबको कितना चुकाना है, 7 8 15 9 24 रुपये चुकाना है, 15 9 24 रुपये। तो टोटल चुकाने के रेशियो के हिसाब से देखा था, टोटल 24 रुपये चुकाने हैं। 24 की वैल्यू कितनी मिली हुई है हमें, 1152 रुपये। और हमें पूछा क्या है, ए के बारे में पूछा, यानी 7 के बारे में पूछा। 12 दूनी 24, 12 नम्मा 108, बचता 7, 12 छिंग 72, 48, 7 अटे 56, 5 7 चौक 28, 28 5 33, 336 रुपये। आसान था। 7 8 9, यानी कि ए को अगर 7 चुकाना है तो बी को 9 8 चुकाना, तो सी को 9 चुकाना। टोटल कितना चुकाना है, 7 8 15 9 24 रुपये चुकाना। और इस 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1152। और पूछा ए के बारे में, तो ए को कितना चुकाना था, 7 के बारे में पूछा। ए बी और सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया, तो टोटल पैसा इन लोगों ने तीनों मिलकर लगाया कितना, टोटल पैसा लगाया इन्होंने 50,000। ठीक है, सब में चलो 50,000 रुपये लगाए। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक लगाया। अच्छा चलो आ जाओ भाई। तो ए बी है और सी है, तीनों ने टोटल 50,000, 1000 अंडरस्टूड है, 1000 अंडरस्टूड है, मैं लिख कर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 1000 रुपये लगाए। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये लगाए अधिक, यानी इसने x रुपये लगाए, तो इसने x प्लस 6,000 रुपये लगाए। ठीक, ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक लगाए, इसमें मुझे 2,000 रुपये यानी 2 जोड़ने हैं।
ए ने कितने लगाए, एक्स प्लस 8 लगाए होंगे। टोटल कितने हैं, 50,000 रुपये हैं। 1 2 3 3x प्लस 14 50 घटेगा 36 आएगा, डिवाइड होगा 12। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में, अच्छा ठीक है। तो ए ने कितना लगाया भाई, बी ने कितना लगाया, सी ने कितना लगाया, ये देख लेते हैं। तो इसने तो भाई 12 लगा दिए, इसने कितने लगाए, 12 6 18 लगाए, इसने कितने लगाए, 12 8 20 लगाए। तो ए ने लगाया 20 रुपए, बी ने लगाए मान लीजिए 18 रुपए और सी ने लगाए 12 रुपए। सिंपल कर लीजिए, रेशियो बना दीजिए। इसने लगाए होंगे 10, इसने लगाए होंगे 6, इसने लगाए 9। तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट है ना ये इनका, इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में पैसा हम लगाते हैं उसी रेशियो में हमें पैसा लाभ मिलता भी है। अब टोटल लगाए इन लोगों ने 10 9 9 6 15 25, तो 25। अब किसके बारे में पूछा, लाभ में ए का हिस्सा निकालना ना। ए ने लगाया 10 आउट ऑफ 25, 25 रुपए में से कितने लगाया, 10 रुपए। तो 50 में कितना लगाएगा, 25 20,000। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। समझे आप, इसने लगाया 10, इसने लगाया 9, इसने लगाया 6 के अनुपात में, तो टोटल 25 रुपए का निवेश हो गया। निवेश ही क्या बन जाता है, प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही रहेगा। तो 25 रुपए में से ए ने लगाए 10 रुपए, तो 50 रुपए में कितना उसका प्रॉफिट बनेगा, बस। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,250, 4,250 की बिक्री होती है। 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें में, ठीक है। भाई उस एक ने उसने लगाए कितने, 2,000 रुपये लगाए, 2,500 रुपये लगाए, 3,250 लगा दिए उसने, 4,250 लगाए। 4 महीने में ऐसे लगाया, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, टोटल कितना लगा दिया महीने में क्रमशः बिक्री हुई है इसकी, इसकी बिक्री हुई है। तो टोटल कितनी बिक्री हुई है, 6 8 10 3 5 8 12, 12,000 की बिक्री हुई। अब वो क्या कह रहा है, ये जो 12,000 की बिक्री हुई थी, 1 2 3 4 महीने में हुई थी, वो कह रहा है 5वें महीने में उसकी बिक्री को कितना होना चाहिए। मान लीजिए 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी और हो गई, x रुपए की हुई। टोटल उसका औसत कितना होना चाहिए, 3,500 रुपये होना चाहिए। तो 3,500 रुपये होना चाहिए ना, तो 3,500 अगर औसत है तो 5 से गुणा कर देते योग बन जाता है, औसत को संख्या से गुणा कर देते योग बन जाता है। तो इतना होना चाहिए, 12,000 0 0 16,500 यानी कि 4,500। ना ना 25 2 लो 1,700, 25 2 5 से 15 तो 17 यानी 5,500 रुपये। बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए के बारे में पूछा, ए उस काम को अकेले कितने दिन पूरा करेगा। एलसीएम ले लें इनका, 40 और 20 का एलसीएम 40। एफिशिएंसी बना लें, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, एफिशिएंसी बना लें इसका, एक एफिशिएंसी हो गई 2, यानी इन तीनों की एफिशिएंसी 2 है और इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 1 है। ए अकेले वह काम, हाँ, अगर मैं इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा दूं,
अगर मैं इस इक्वेशन में से इक्वेशन घटा दूँ तो मुझे किसके बारे में पता चलेगा, ए के बारे में पता चलेगा, यानी कि 40 2 में से 1 घटा दिया 2 माइनस 1, यानी ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में करेगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपने वर्क एंड टाइम पढ़ा तो पहले दिन की क्लास है, बेसिक क्लास है। 19 ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा कुशल है, तो यानी कि अगर ये 2 काम करता है तो ये 1 काम करता है। जो सी से तिगुना कुशल है यानी कि बी, बी ही की बात हो रहा है, जो किसके लिए लगता है, लास्ट वाले के लिए, बी के लिए लगा है इसने। जो है सी से तिगुना कुशल है, यानी कि ये अगर 1 काम करेगा तो 3 गुना काम करेगा। अब यहाँ एक समस्या खड़ी हो गई, आप कह रहे हो बी की एफिशिएंसी यहाँ 2 है और यहाँ बी की एफिशिएंसी 3, क्या करें, बराबर कर दें, 3 से इंटू कर दें, यहाँ 2 से इंटू। ए की एफिशिएंसी कितनी बनी, 1 3, बी की एफिशिएंसी कितनी बन रही है, 6, सी की एफिशिएंसी कितनी बन रही है, 2। ये इनकी एफिशिएंसी है। अब क्या कह रहा है, यदि बी अकेले है काम को 6 दिन में पूरा करता है, हमें पता है टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क क्या हो जाएगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो यहां से पहले मैं वर्क बना लूं, बी अकेले है काम 6 दिन में करता है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 की एफिशिएंसी से वो 6 दिनों में करता है। अब यही समय निकालना है, किसके द्वारा निकालना है, बी अकेले काम 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर यह काम कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 6 9 2 11, मुझे यही काम तीनों से कराना है, तो 36 को मैं 11 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 3 6 9 2 11 एफिशिएंसी होती है, 11 3 33, बचेगा 3, 11 दूनी 22, तो 3.2 समथिंग इसका आंसर है, इतने दिन, हालांकि पॉइंट में देते नहीं है, तो 11 3 3 सही, 3/11 दे लेंगे, खत्म। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप लोगों से एक बात ध्यान समझिएगा, बात कहना चाहते हैं कि ये जो पेपर था उसका लेवल बहुत ही कम था, हर चैप्टर का बेसिक लेवल, यानी कि अगर कोई भी टीचर क्लास में पढ़ाता है तो जो पहले दिन जो पढ़ा रहा है वो स्टार्टिंग वाली वो चीजें थी, ये लेकिन ये 2019 के अनुसार थी, तो आपको उसके अनुसार नहीं चलना, अब 2024 चल रहा, लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो अपना स्टैंडर्ड आपको क्या करना रखना है, बढ़ाकर ही रखना है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।